नमस्कार, देश विदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ अब पाबंदियों में ढील दी जाने लगी। इसी क्रम में दिल्ली और केरल में आज से स्कूल फिर शुरू हो रहे हैं। दिवाली के त्योहार को लेकर बाजारों में निकली भारी भीड़। इस दौरान कई राज्यों में कोविड-19 के मामलों में दोबारा हुई बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार को चिंता में डाला। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। विकासनगर में चकराता के पास बस खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत, वहीं कई लोग घायल। बिहार के छपरा में एक चौंकाने वाला मामला आया सामने। यहां एक महिला मुखिया का चुनाव हार गई तो उसके पोस्टमैन पति ने बटने के डाकघर आए आधार कार्ड जला दिए। और राज्य सरकार ने भी इसके लिए दोपहर करीब 2:30 बजे की कैबिनेट मीटिंग बुलाई है। इसमें सस्ती और मुफ्त बिजली को लेकर होगा फैसला। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां देश भर में कोरोना संक्रमण के मामले कम होने के साथ अब पाबंदियों में ढील दी जाने लगी है। इसी क्रम में दिल्ली और केरल में भी आज से स्कूल फिर शुरू हो रहे हैं। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए ने छात्रों को संक्रमण से बचाने के लिए स्टैंडर्ड्स ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी जारी किया है। सभी छात्रों और स्कूल स्टाफ को इसका पालन करना होगा। डीडीएमए ने दिल्ली के सभी स्कूलों को 50% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति दी है। एसओपी में स्कूलों से कहा गया है कि स्कूलों को बुनियादी कोविड-19 सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू करने होंगे। इसमें मास्क पहनना, सैनिटाइजर का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखना और यहां तक कि थर्मल स्क्रीनिंग भी शामिल है। केरल में 1 से 7वीं कक्षा, 10वीं और 12वीं की कक्षाओं के लिए स्कूल खोले जाएंगे। यहां भी दिल्ली की तरह ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना होगा। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने कहा है कि राज्य में 18 साल से ज्यादा की 95% आबादी वैक्सीनेट हो चुकी है। इन्हें वैक्सीन का कम से कम 1 डोज तो दिया ही जा चुका है। तो वहीं दिवाली के त्योहार को लेकर बाजारों में निकली भारी भीड़ और इस दौरान कई राज्यों में कोविड-19 के मामले में दोबारा हुई बढ़ोतरी ने केंद्र सरकार को चिंता में डाल दिया है। इसके चलते फिलहाल यूरोप दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से लौटते ही तत्काल 6 राज्यों के मुख्यमंत्री और 40 जिलों के डीएम के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। यह बैठक 3 नवंबर को होने वाली है, जिसमें कोविड-19 वैक्सीनेशन की धीमी दर को लेकर सवाल जवाब किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस समय यूरोप के दौरे पर हैं, जहां वे G20 समिट के बाद जलवायु परिवर्तन को लेकर हो रहे COP26 समिट में भाग लेंगे। पीएमओ ने रविवार को बताया कि इस दौरे से प्रधानमंत्री मोदी 2 नवंबर की रात में वापस भारत लौटेंगे, लेकिन कोविड-19 के मामले में दोबारा बढ़ोतरी को देखकर पीएम मोदी ने 3 नवंबर की दोपहर में मुख्यमंत्री और जिलाधिकारियों के साथ बात करने का निर्णय लिया है। यह बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोपहर 12 बजे होगी। इसमें राज्य में चल रहे कोविड वैक्सीनेशन कैंप की समीक्षा की जाएगी। पीएमओ ने बताया कि बैठक में उन 40 राज्यों के डीएम के तलब किए जाएंगे जहां कोविड वैक्सीन की फर्स्ट डोज अभी तक 50% से कम लोगों को दी गई है, जबकि सेकेंड डोज होने की दर बेहद कम है। ये 40 जिले झारखंड, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय हैं। बैठक में कुछ अन्य राज्यों के सीएम भी बुलाए जाएंगे। पीएम मोदी की बैठक का निर्णय पिछले 24 घंटे के अंदर कोविड-19 के 12,830 नए मामले मिलने के बाद लिया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक इस दौरान 446 लोगों की मौत भी दर्ज की गई है। बता दें कि 14,666 लोग संक्रमण से रिकवर होकर स्वस्थ होकर घर लौटे हैं। तो उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रविवार को बड़ा हादसा हुआ। विकासनगर में चकराता के पास बस खाई में गिरने से 13 लोगों की मौत हो गई, वहीं कई लोग इस दौरान घायल हुए। इनमें से कुछ की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि बस में सवार ज्यादातर लोग एक ही गाँव के रहने वाले थे। हादसा रविवार सुबह करीब 8 बजे हुआ। गाड़ी के 1300 फीट गहरी खाई में गिरने से चीख पुकार मच गई। घायलों की चीखें सुनकर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और बस के नीचे दबे लोगों को बाहर निकालना शुरू किया। ग्रामीणों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी है। इसके तुरंत बाद पुलिस और एसडीआरएफ की टीम बचाव अभियान में जुट गई। पीएम मोदी ने हादसे में जान गंवाने वालों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। घायलों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। यह रकम प्रधानमंत्री राहत कोष से दी जाएगी। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि यह हादसा ओवरलोडिंग की वजह से हुआ है। बस छोटी थी जिसमें 25 लोग सवार थे और यह भी बताया जा रहा है कि जिस रूट से यह बस गुजर रही थी वहां पे बसों की संख्या काफी कम थी। ऐसे में बहुत सारे लोग एक ही बस में सवार हो गए। बिहार के छपरा में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां एक महिला मुखिया का चुनाव हार गई तो उसके पोस्टमैन पति ने
बंटने के लिए जो डाकघर में आधार कार्ड आए थे उसे जला दिया। इस घटना का किसी गांव वालों ने वीडियो बना लिया है जो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में पोस्टमैन आधार कार्ड के साइज वाले कार्ड्स के बंडल जलाता नजर आ रहा है। ये आधार कार्ड्स गांव वालों के थे और बंटने के लिए आए थे। मामला इसुआपुर प्रखंड का है। यहाँ 24 अक्टूबर को होने वाले मतदान हुआ था। इसमें 26 अक्टूबर को नतीजे आए थे। वीडियो में जो पोस्टमैन आधार कार्ड जलाता हुआ दिखाई दे रहा है उसका नाम शैलेन सिंह है। शैलेन की पत्नी सुमन देवी ने यहाँ से मुखिया पद का चुनाव लड़ा था। हालांकि ये चुनाव हार गई। चुनाव में सुमन का महज 144 वोट मिले। वीडियो के बारे में जब पोस्टमैन शैलेन से बात की गई तो उसने आधार कार्ड जलाने से इनकार कर दिया। उसने कहा, मैंने आधार कार्ड नहीं जलाए। घटना पर छपरा के मुख्य डाकघर के पोस्ट मास्टर भगीरथ प्रसाद ने कहा कि उन्होंने इस घटना की जानकारी मिली है। इसकी विभागीय जांच की जा रही है। आरोप पोस्टमैन के दोषी पाए जाने पर कार्रवाई होगी। तो राज्य सरकार आज पंजाब को दिवाली गिफ्ट देगी और इसके लिए दोपहर करीब 2:30 बजे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई गई है। इसमें सस्ती या मुफ्त बिजली को लेकर फैसला हो सकता है। इससे पहले सीएम चरणजीत चन्नी ने कहा कि यह ऐतिहासिक फैसला होगा। कैबिनेट मीटिंग के बाद शाम 4 बजे इसकी घोषणा की जा सकती है। सीएम चरणजीत चन्नी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इसकी जानकारी देंगे। सीएम के दावे के बाद अब कांग्रेसियों को लेकर विपक्षी दलों की नजरें इस पर लगी हुई हैं। सूत्रों की माने तो कैबिनेट की मीटिंग में सीमा सुरक्षा बल के अधिकार क्षेत्र को लेकर एक नए कानून पर मुहर लग सकती है। केंद्र सरकार ने बीएसएफ के दायर बॉर्डर से 50 किलोमीटर बढ़ा दिया है। सीएम के पत्र के बाद केंद्र इस फैसले पर अडिग है। सरकार कोई नया कानून लाकर केंद्र के इस नोटिफिकेशन को रोक या रद्द कर सकती है। दूसरा कृषि सुधार कानून है। इसको सिरे से रद्द करने के लिए राज्य अपना कानून ला सकता है। इसके अलावा राज्य अपना नया कानून ला भी सकती है। इसमें 60 वर्ष से ऊपर के किसानों को पेंशन देने पर भी चर्चा की जा रही है। सीएम चन्नी ने इस बारे में संयुक्त किसान मोर्चा से भी राय मांगी। तो यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्दी हाजिर होंगे। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। चलिए ब्रेक के बाद फिर से करते बुलेटिन की शुरुआत। जहां क्रूज ड्रग्स केस में एनसीपी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लगे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर ने रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण राज्य मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर के वानखेड़े के परिवार का समर्थन किया है। वानखेड़े परिवार के समर्थन में आए अठावले ने कहा कि रिपब्लिकन पार्टी पूरे दमखम से समीर वानखेड़े के साथ रहेगी। समीर वानखेड़े दलित समाज के हैं और उन्हें आरक्षण लेने का अधिकार है। वो आरक्षण के माध्यम से IRS बने हैं। नवाब मलिक के आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीपी नेता नवाब मलिक लगातार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और कई अन्य लोगों पर आरोप लगाते आ रहे हैं। इसमें भारतीय जनता युवा मोर्चा के पूर्व अध्यक्ष मोहित कंबोज भी शामिल हैं। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा ठोका है। मोहित का कहना है कि मलिक ने उन पर और उनके परिवार पर झूठे आरोप लगाए हैं। T20 वर्ल्ड कप के 28वें मैच में न्यूजीलैंड ने भारत टीम को बुरी तरह से शिकस्त देते हुए 8 विकेट से हराया है। टॉस हारकर पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाजों ने निराशा ही हाथ लगी और 20 ओवरों में 110/7 का स्कोर ही बना सकी। रविंद्र जडेजा 26 नाबाद टॉप पर स्कोरर रहे। वहीं कीवी टीम के लिए ट्रेंट बोल्ट के खाते में 3 विकेट आए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने बहुत ही आसानी के साथ 14.3 ओवर के खेल में 2 विकेट के नुकसान पर हासिल किया। टारगेट का पीछा करते हुए कीवी टीम की शुरुआत खराब रही, लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने मार्टिन गुपिल को 20 रन पर आउट कर टीम को पहली सफलता दिलाई। हालांकि इसके बाद डैरेल मिचेल और केन विलियम्स ने भारत को वापसी का मौका नहीं दिया और दूसरे विकेट के लिए 45 गेंदों पर 72 रन जोड़े। मिशेल ने 39 का विकेट भी बुमराह को दिया।
भारत को दुआ करनी होगी कि अफगानिस्तान की टीम भी न्यूजीलैंड को हराए, लेकिन भारत से हार जाए। इसके बाद ही भारत नाबालिया और स्कॉटलैंड के खिलाफ बड़े अंतर से जीत हासिल कर सकती है और नेट रन न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान दोनों से बेहतर कर ले। इस स्थिति में भारतीय टीम न्यूजीलैंड से हारकर भी सेमीफिनाले में पहुंच सकती है। अयोध्या में पंजाब नेशनल बैंक के असिस्टेंट मैनेजर श्रद्धा गुप्ता के सुसाइड केस में आईपीएस आशीष तिवारी समेत 3 लोगों पर कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने सभी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोपी बताया है। श्रद्धा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा था कि उसकी विवेक गुप्ता नाम के एक शख्स के साथ शादी तय हुई थी, लेकिन बाद में खुद उसने शादी से इनकार कर दिया। श्रद्धा ने आईपीएस आशीष तिवारी और एक अन्य पुलिस अधिकारी अनिल रावत को भी उसकी मौत का जिम्मेदार बताया है। आशीष तिवारी वर्तमान में एसएसएफ स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स के इंचार्ज हैं। वे पहले अयोध्या में तैनात रहे हैं। वर्तमान में उनकी तैनाती लखनऊ में है। वहीं अनिल रावत की तैनाती अयोध्या में ही है। श्रद्धा के पिता का आरोप है कि विवेक अपने दोस्त आशीष और अनिल रावत की मदद से बेटी को फोन कराकर परेशान कर रहा था। इस बारे में आईपीएस आशीष से संपर्क का प्रयास किया गया तो उनका फोन स्विच ऑफ आया था। श्रद्धा ने अपनी डायरी के 60 पन्नों में पूरा वाकया लिखा है कि विवेक का चाल चलन कैसा था। उसकी हरकतों की जानकारी मिलने के बाद ही उसने उससे दूरी बनाई। श्रद्धा ने लिखा कि विवेक से तब उसने दूरी बनाई जब वह ब्लैकमेलिंग पर उतरा। ड्रग्स केस की चर्चा में आए मुंबई नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने दावा किया कि उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने उनके घर पर रेकी की है और क्रांति ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएंगी। क्रांति का बयान है कि अनुसूचित जाति और जनजाति राष्ट्रीय आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर की वानखेड़े के घर हुई विजिट के बाद सामने आया है। हल्दर वानखेड़े के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स देखने उनके घर पहुंचे थे। उनके जाने के बाद क्रांति ने कहा कि हल्दर वानखेड़े के डॉक्यूमेंट्स खुद देखकर गए हैं, इसलिए अब उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने उनके पति पर आरोप लगाया था। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने समीर वानखेड़े पर सुप्रीम कोर्ट के एससी कोटे का गलत इस्तेमाल पर इंडियन रेवेन्यू सर्विस में भर्ती होने का आरोप लगाया। मलिक ने वानखेड़े पर आरोप लगाया कि वे पैदाइशी मुसलमान हैं, लेकिन जातिगत आरक्षण का लाभ उठाने के लिए अपनी पहचान छिपा रहे हैं। तो पाकिस्तान के नेशनल बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक हुआ है। बैंक ने शनिवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि हमले के बाद बैंक की कुछ सेवाएं रोक दी गई हैं। हालांकि बैंक का डेटा और जो धन है वो दोनों ही सुरक्षित है। एनबीपी के मुताबिक सिक्योरिटी से जुड़े इस केस की जांच की जा रही। बैंक ने यह भी बताया कि किसी और बैंक ने साइबर अटैक की घटना रिपोर्ट नहीं की है। बैंक ने कहा वे स्थिति का जायजा ले रहे हैं और यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि बैंकिंग सिस्टम ठीक से काम कर रहा है नहीं कर रहा है। नेशनल बैंक ने कहा कि 29 अक्टूबर के आखिरी घंटों में और 30 अक्टूबर की सुबह बैंक के सर्वर पर साइबर अटैक डिटेक्ट किया गया। इसके बाद 40 से 50 लोकल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने मिलकर सिस्टम को खतरे से बाहर निकाला। उस्मानी ने भी बताया कि अटैक फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर पर हुए साइबर अटैक जैसा ही है। करीब 2.5 महीने पहले एफबीआर पर साइबर अटैक हुआ था। बैंक को उससे उबर पाने में करीब 2 हफ्ते लगे थे। यहाँ वक्त तो चला एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी हाजिर होंगे। न ऐश का न द्वेष का, यह दंगल है देश का। सुलगती समस्याओं के झुलसते सवालों का होगा दंगल देश का। प्रशासन के प्रश्नों को लेकर होगा दंगल देश का। शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज, कानून और व्यवस्था के आज क्या है हालात। सोमवार से शुक्रवार रोज रात 8 बजे जलपा क्षत्रिय के साथ दंगल देश का। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे। बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बिजली हम जवानों, बचाएंगे। जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ देश बनाओ।
तो ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बता दें जो बाइडेन ने इशारों में चीन को लेकर बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि हमें अपनी सप्लाई चेन को किसी एक देश पर निर्भर नहीं रखना है। इससे व्यवस्था के अचानक बिगड़ने का खतरा रहता है। हमारी सप्लाई चेन को सीधी चुनौतियों के अलावा साइबर क्राइम जैसे खतरों से भी निपटना होगा। बाइडेन ने कहा सभी देशों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अपने भंडार बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। यह कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसे कोई एक राष्ट्र हल कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज G20 समिट के दूसरे सेशन में शामिल हुए हैं। यह सेशन जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण के विषय पर आधारित है। समिट के साथ ही पीएम मोदी का 2 दिन का इटली का दौरा भी खत्म हो रहा है। रविवार को पीएम मोदी G20 देशों के नेताओं के साथ प्रसिद्ध ट्रेवी फाउंडेशन देखने पहुंचे। यहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड लीडर के साथ सिक्का उछाला। यह फाउंडेशन इटली के सबसे ज्यादा दार्शनिक स्मारकों में शामिल है। इसे कई फिल्मों में भी दिखाया गया है। यह सिक्का उछालने की परंपरा के लिए दुनिया में प्रसिद्ध है। इसके सबसे बड़े फव्वारे की ऊंचाई लगभग 26.3 और चौड़ाई 39.15 मीटर है। इटली से मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो पहुंचेंगे। यहां जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन की 26वीं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी शुरू होने वाली है। तो बक्सर में सदर विधायक संजय तिवारी के सामने ही मुर्दाबाद के नारे लग गए। मामला चौसा के समीप का है। रामपुर में कचरा डंपिंग जोन बनाने का है, जहां पर देवी डीढ़ा नागपुर गांव के बीच डंपिंग के लिए जमीन का चयन किया गया। आज सदर विधायक संजय कुमार तिवारी तथा अनुमंडल पदाधिकारी धीरेन मिश्र दल बदल के साथ चिन्हित जमीन को देखने पहुंचे। इसी बीच कई गांव के लोग वहां आ गए और डंपिंग जोन का विरोध करने लगे। विधायक द्वारा उनकी बात नहीं मानने पर मुर्दाबाद के नारे लगाए गए। इस बीच लोगों का हंगामा देख विधायक अधिकारियों के साथ वहां से निकल गए। दरअसल बक्सर नगर परिषद क्षेत्र के साथ ही कचरा निस्तारण एक मुख्य समस्या बन गई है। कचरे के कारण पूरे शहर में गंदगी का अंबार पसरा हुआ है। कारण डंपिंग जोन नहीं होने के कारण नगर परिषद के द्वारा कभी गंगा किनारे तो कभी नहर तो कभी किसी जल स्रोत के पास कचरे को डंप किया जाता है। ये राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशों का खुलेआम उल्लंघन है। नगर परिषद का क्षेत्र विस्तार अब चौसा तक हो गया है। ऐसे में चौसा के समीप रामपुर पंचायत के देवी डीढ़ा नागपुर गांव के बीच डंपिंग के लिए जमीन का चयन किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि जमीन का चयन ऐसे नहीं हुआ है, पहले ग्रामीणों से सहमति ली गई है। बजराप्ता ग्राम पंचायत के आयोजन की जानकारी रजिस्टर में दर्ज कराई गई है और साथ ही ग्रामीणों के हस्ताक्षर भी कराए गए हैं। अजमेर के कचहरी रोड स्थित पेट्रोल पंप पर 20 अक्टूबर की रात हुई फायरिंग के मामले का अजमेर पुलिस ने रविवार शाम खुलासा कर दिया है। फायरिंग पंजाब के फरीदाबाद जेल में बंद कुख्यात बदमाश भूपेंद्र सिंह के इशारे पर हुई है। पुलिस के खुलासे पर पूर्व रात फरीदाबाद जेल में बंद बदमाश भूपेंद्र सिंह ने सोशल साइट्स पर एक पोस्ट पर वारदात की जिम्मेदारी ली थी। 5 करोड़ रुपए की फिरौती के लिए आरोपी 6 माह से रैकी कर रहे थे। एसपी शर्मा ने बताया कि पेट्रोल पंप व्यवसायी के आरोपी 6 माह से रैकी कर रहे थे और पेट्रोल पंप मालिक के पुत्र नमन के बारे में सभी जानकारी भूपेंद्र को उपलब्ध कराई जा रही थी। इसके बाद ही फिरौती की योजना बनाई गई और 5 करोड़ रुपए मांगे गए। पप्पू होटल में काम करता था, घटना के बाद सही नहीं आया है। इसका हुलिया सीसीटीवी से मैच कर रहा था। इस पर काम किया गया। इसके लिए 50 से 60 पुलिस लोगों की टीम को अलग अलग काम पर कर रहे थे। गुजरात, हैदराबाद, बेंगलुरु, उज्जैन में तलाशी की गई और उज्जैन से इसे पकड़ा गया है। हिंदी में एक कहावत है, जाको राखी साइयां मार सके ना कोई। कहते हैं जिसकी रक्षा भगवान स्वयं करता है उसको मौत भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। कहावत बदलाव बाजार भाटापेरा जिले के निपनिया रेलवे स्टेशन में उस समय चरितार्थ हो गई जब एक पटवारी हड़बड़ी में मालगाड़ी के नीचे से गुजर रहा थे। तभी अचानक गाड़ी चल पड़ी। अपनी जान बचाने के लिए पटवारी पटरी पर लेट गए और उनके ऊपर से 18 बोगियां पार हो गईं। इस खौफनाक मंजर का वीडियो भी सामने आया। इस घटना में पटवारी को खरोंच तक नहीं आई। जानकारी के अनुसार हदबंद निवासी सेवक राम जोकांस पटवारी में है और ये रोज यहाँ से जाते आते हैं। दिवाली पर्व के चलते रविवार को अवकाश के दिन भी उन्हें काम पर जाना था, लिहाजा निपनिया आए थे। काम निपटाने के बाद दोपहर में वापस हदबंद जाने के लिए निपनिया स्टेशन पहुंचे थे। इस दौरान प्लेटफॉर्म नंबर 2 में ट्रेन आकर रुक गई और उनके ऊपर से निकल गई। आगरा के खंदौली पुलिस ने चेकिंग के दौरान 3 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से चोरी की 5 बाइक, 1 तमंचा व अन्य सामान बरामद हुआ है। पकड़े गए तीनों बदमाश हाथरस जिले के रहने वाले हैं। वे हथियार दिखाकर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम देते थे। एसएसपी सुधीर कुमार सिंह ने बताया कि शनिवार रात को खंदौली पुलिस की टीम पोया क्षेत्र में चेकिंग कर रही थी। तभी पुलिस को सूचना मिली कि 4 मोटरसाइकिल चोर नगला आशा इलाके की ओर चोरी की मोटरसाइकिल बेचने जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने
बैरियर लगाकर चेकिंग शुरू कर दी। तभी 2 मोटरसाइकिल पर 4 लोग आते दिखाई दिए। पुलिस ने देखते ही वे भागने लगे। पुलिस ने पीछा किया तो तीनों चोरों को पकड़ लिया, जबकि एक बदमाश भागने में सफल रहा। पकड़े गए बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि पुलिस को चकमा देकर भागने वाले साथी का नाम अजय है। सभी लोग हथियार के बल पर चोरी और लूट की वारदात को अंजाम दे रहे थे। लोगों को डराने के लिए तमंचा भी रखा था। जरूरत पड़ने पर हवाई फायर पर मौके से भाग जाते थे। ज्यादातर मोटरसाइकिल चोरी करते दिखे, कभी कभार लूट और चुनौती भी कर लेते थे। चोरी की मोटरसाइकिल पवन विहार प्रकाश कोल्ड स्टोरेज के पीछे बंद मकान में छिपा कर रखते थे। बाद में इन मोटरसाइकिलों को एक एक करके कम दामों पर लोग बेचने लगे। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे के न्यूज नेशनल।